सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी हमने 400 से ज़ायद का इजाफा देखा है और ये पॉइंट्स अब बढ़ते जा रहे हैं। इंडेक्स आगे की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए 86,000 से ज़्यादा अभी भी ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और आज जो क्लोजिंग फिगर था वो 86,466 पॉइंट्स का था। तो अब ये बहुत करीब आ चुका है पहले 90,000 से, और फिर उसके बाद उम्मीद यही है कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट में ग्रेजुअली कमी हो रही है, जिस तरह दूसरे इकनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता 6 फिगर्स के मार्क तक भी पहुँच जाएगा। अब कारोबारी अफराद जो हैं, जो सरमायाकार हैं, उनका एतमाद इस वक्त किस हद तक मार्केट में मौजूद है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कफील अहमद से, जो आज की मार्केट की अपडेट भी हमें बताएगा। आज 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, बड़ी ज़बरदस्त चल रही है मार्केट। इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं? ये अगर हम बात कर लें कारोबार के आगाज पे और इख्तिताम, अगर हम बात करें तकरीबन जो है मार्केट में 409 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 86,666 के लेवल मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें, इंडेक्स जो है वो 846 तक ट्रेड हुआ, सबसे हाईएस्ट लेवल पर मार्केट का। और अगर हम बात तो मार्केट तौर पर 24 रुपए के 71 करोड़ का जो है वो कारोबार हुआ, जिसमें मार्केट में रिकॉर्ड किए पॉजिटिव है। और मॉनेटरी पॉलिसी एजुकेशन में मुमकिन तौर पे 4 नवंबर को पेश की जानी है। इस बात का कभी इम्कान है एक मरतबा फिर की जो शेयर सूद है उसमें कमी की जाएगी, क्योंकि अफराद जो उसमें खास हद तक जो है वो कमी आ चुकी है। ये भी जो आता है कि इन्वेस्टर का जो एतमाद खास हद तक जो है वो बहाल हो गया। ठीक है, काफ़ी हद तक इस वक्त शेयर सूद में कमी के इम्कान फिर मौजूद हैं और एक बड़ी कमी एक्सपेक्टेड है। अभी 17.5% पर ये मौजूद है और जब ये मजीद कमी होगी तो यकीनी तौर पर स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगी, बिजनेस एक्टिविटी भी मजीद ग्रो करेगी। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, हमें माल से अपडेट कर रहे थे। और अब ये जो ग्रेजुअली इस वक्त इंटरेस्ट रेट में हम कमी होती देख रहे हैं, इन्फ्लेशन पहले ही अंडर कंट्रोल आ चुका। IMF भी प्रेडिक्शन कर रही है कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये किसी हद तक अगले चंद सालों में काबू में ही रहेगा, सिंगल डिजिट में ही रहेगा। तो अगर ऐसा रहता है तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी मुस्तहकम हो सकती है। IMF से जो एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है उसमें पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फौरी तौर पर लेने होंगे ताकि इस IMF प्रोग्राम से जल्द अज जल्द जान छुड़ाई जा सके। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल साहब, अब सबसे पहले तो ये जो अगली शरह सूद की जो आनी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है, उसमें भी कोई 2-2.5% की कमी की तवक्को की जा रही है। ये इतनी ही कमी होती है तो मजीद कितनी बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट होगी, कितनी ग्रोथ हो सकती है हमारी इकॉनमी में, ये किस हद तक मददगार साबित हो सकती है? लेकिन जो आइडियल शरह सूद होती है ना, वो तो इन लाइन विद इन्फ्लेशन होती है। यानी इन्फ्लेशन से थोड़ी सी अगर ऊपर हो, यानी अगर इन्फ्लेशन 6.9% जैसा कि बताया गया, और अगर मैं एवरेज इन्फ्लेशन की बात करूं पिछले 3 महीने का, तो वो तकरीबन जो है वो 10% के लगभग रहा है। तो अगर उसको हम मद्देनज़र रखें तो आइडियली जो है वो 12% की जो शरह सूद है वो होनी चाहिए। लेकिन चूँकि पिछले दिनों हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का फिगर है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई गया हुआ था, तो इसलिए शरह सूद को भी तकरीबन 22% तक ले गए थे। अब अगर शरह सूद को इमीडिएटली जो है वो नीचे लाया जाता तो इसके बड़े जो है वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते, और इकॉनमी के लिए एकदम से अगर हम शरह सूद नीचे ले आएंगे तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं होगा। तो इसलिए स्टेट बैंक अगर आप देखें तो उसकी पॉलिसी यही है कि वो ग्रेजुअली जो है वो इंटरेस्ट रेट को नीचे ला रहा है। तो मेरे ख्याल में इस मरतबा एटलीस्ट 3% की जो है वो कमी वो तो एक्सपेक्टेड है, और अंडर 15 जो है वो आ जानी चाहिए, व्हाट द इन्फ्लेशन फिगर्स व्हाट राइट नाउ इज़। और आगे अगर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर ऑयल की प्राइस, जैसे कि आपको पता है कि $75 के ऊपर चल रही है, अगर ये मुस्तहकम रहती है इसी रेट के ऊपर, तो हम मज़ीद कमी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मज़ीद 2 से 3% इसको नीचे लाया जा सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन के फिगर्स जो आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस ऊपर 6.9% पे नज़र आ रहे हैं, तो ये इंक्रीज़ हो जाएंगे। इन दिस केस जो है वो फिर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो उस सूरत हाल में और उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक जो है वो 3.1% की जो है वो इंटरेस्ट रेट में मैक्सिमम कमी कर सकता है। ठीक है। और साहब, अब ये इस दौरान जो IMF का प्रोग्राम अवेल करने के बाद अब हमें जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, जो टास्क हैं या जो शराइत है IMF की, अब वो जिस तरह पूरी होनी है, टैक्स रिफॉर्म्स करने हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, वो आपको कितने आसान या कितने मुश्किल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं?
बस बज़ाहिर मुझे नहीं कोई लगता कि बहुत ज़्यादा इनमें जो है ना वो आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गिव यू द एग्ज़ाम्पल ऑफ पीआईए। उसकी जो अभी तक जो है वो प्राइवेटाइज़ेशन जो है वो स्टक हुई हुई है। और मैं इस हवाले से सजेस्ट कर भी चुका हूँ कि जो पीआईए है उसको बजाय इसके कि प्राइवेटाइज़ करने की तरफ जाया जाए, उसको आउटसोर्स कर देना चाहिए, ताकि फ़ौरी तौर के ऊपर वो जो मंथली बेसिस के ऊपर पीआईए का लॉस है एटलीस्ट वो जो है रुक जाए। अब चूँकि अब अगर कोई मैं एक मिसाल अगर आपको दूँ कि किसी ने अगर कोई दुकान भी अगर खरीदनी हो तो उसमें भी बड़े जो है ना वो प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका इस दुकान का गैस का बिल पे हुआ है नहीं हुआ, इसके साथ पंखा हमने रखना है या नहीं रखना, खिड़की लगे रहेगी नहीं रहेगी। तो इस तरह के एक सिर्फ दुकान या मकान अगर आप खरीदे तो उसमें इतने इशू, पीआईए में कितने बड़े-बड़े इश्यूज होंगे और उसके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद अगर इसके जो है वो हम लॉसेस की और इसके लायबिलिटीज़ की बात करें वो तो चलें उसकी वैल्यू तो कंसीडर्ड है, लेकिन एसेट्स की वैल्यू का पता नहीं है। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर लेगा उसने कल को नैब को भी फेस करना है या पॉलिटिकली जो है वो उसके उनके खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अकाउंट फॉर अगर हम करें तो देखिए इंटरनेशनली किसी भी बायर ने पीआईए में दिलचस्पी नहीं ली और यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स ने भी जो उसमें जो दिलचस्पी ली है वो भी इन सब चीज़ों को ऑलरेडी भुगतते हुए आए हैं, नैब के केसेस को, लीगल इश्यूज को या दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं। तो पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है वो इसी वजह से अटकी हुई है कि उसमें काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की वैल्यूएशन से रिलेटेड, टैक्स लाइबिलिटीज से रिलेटेड जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। एज ए रिजल्ट जो है वो नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में इसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो उसकी तरफ ले जाना चाहिए कि इसको आप आउटसोर्स कर दें, कि आप कुछ नाले में से कहें जी हमारे इतना इतना वट एवर दी टर्म्स जो हों वो तय हो सकती हैं। आईपीपीज की अगर आप बात करें उनके मामलात में भी कुछ वाज़ेह तौर के ऊपर लग नहीं रहा। जिस तरह हुकूमत दावे कर रही थी कि कमी आई है तो आई नहीं है। इसके साथ साथ टैक्स की बात करें, टैक्स में भी आपको पता है अभी मिनी बजट आने वाला है। बस जैसे ये तरमीमों का शुरू अच्छा, ये जो टैक्स रिफॉर्म का सिलसिला है अकमल साहब, इस पर हम बात करते हैं। एक बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। हमारे माशा चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त जो आईएमएफ की शराइत हैं, जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं, पाकिस्तान को वो कैसे पूरी करनी है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब चौधरी साहब, ये टैक्स रिफॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये 13,000 अरब का एक टारगेट तो हमने अपने सामने रख लिया, एक पहाड़ जैसा टारगेट है। अब टैक्स रिफॉर्म के नाम पर कभी कोई स्कीम लाई जाती है, उसमें 80-85 हज़ार लोग रजिस्टर तो कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन उसमें टैक्स सिर्फ 550 लोगों ने दिया हुआ है। ये सिर्फ नंबर्स बढ़ाने पर हमारी तवज्जो है या टैक्स कलेक्शन और टैक्स नेट को भी हमें बढ़ाना है? कलेक्शन तो हम उन्हीं लोगों पर बार बार टैक्स लगाकर इजाफा करके बढ़ा रहे हैं जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं, या हम उन लोगों पर क्यों नहीं टैक्स लगा पा रहे जो कि नए लोग हैं, जो नेट में भी शामिल हों, ताकि पुराने लोगों पर से बोझ थोड़ा कम हो सके? देखिए, जो आम गेहूँ और घिन की अगर मैं बात करूँ, जो आम बंदा है ना वो तो मेरे ख्याल में इस मरतबा टैक्स नेट में काफ़ी लोग आ चुके हैं। आप देखें फाइलर्स की तादाद में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। नाउ प्रॉब्लम व्हाट इज़ कि जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब उसमें सैलरीड क्लास की अगर हम बात करें तो उनकी इनकम बड़ी आइडेंटिफाइड होती है और रिकनसाइल्ड होती है। मतलब जिसने पे की है वो भी उसको इंडोर्स कर रहा होता है, जिसने रिसीव की है वो भी इंडोर्स कर रहा होता है। तो उनके ऊपर तो टैक्स लगाना या टैक्स को जो है वो असेस करना कोई इशू नहीं है। लेकिन जो दीगर जो मोड ऑफ बिजनेसेस हैं या बिजनेस इनकम है उसके ऊपर जो है वो असेस करना इनकम को, दैट इज़ वेरी मच इशू। क्योंकि आप देखें कि ज़्यादातर जितने भी लोगों ने बिजनेस इंडिविजुअल्स में या कारपोरेट सेक्टर ने भी इवन जो टैक्स के रिटर्न्स वगैरह जमा कराए हैं उनका ऑडिट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर इनके ऑडिट का मैकेनिज़्म बनाया जाए, इसी तरह सेल्स टैक्स में पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से है जो सजेशंस आई हुई हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाया जाए और ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम से कम वो किया जाए तो टैक्स के टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसको फैसिलिटेट भी करना चाहिए ना। जिस तरीके से अब बिजली के रेट्स अगर आप देखें तो उसके बाद तो इंडस्ट्री वैसे ही जो है वो तबाही का शिकार है। फैसलाबाद में आप चेक करें,
इंडस्ट्री है, जो कारखाने वगैरह हैं वो तकरीबन बंद हो चुके हैं। या कराची में भी आप देखें तो यही हाल है। बहुत ज़्यादा जिनके प्रॉफिट मार्जिन्स थे वही बिजनेसेस जो है ना वो अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं, जिनका और ख़ास तौर पे जिनका पावर के ऊपर या बिजली के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार नहीं है, सही। उस किस्म के बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। तो उस इन हालात को सामने रखते हुए टैक्स रिफॉर्म्स तो करना पड़ेंगे, लेकिन स्टिल जो 13 बिलियन 1300 का जो टारगेट रखा गया है 13,000 का, तो ये बड़ा मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है। और उसके लिए मिनी बजट जो है वो लाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत जो है वो मज़ीद टैक्सेस में हुकूमत जो है वो इजाफा करने का सोचेगी, ठीक है। बगैर ये समझे हुए कि हमारी जो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है। हमारे यहाँ जो है ना वो क्लेम किया जा रहा है कि 2.5% जीडीपी ग्रोथ अचीव हो रही है और ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको जो है ना ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि अगर इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी पिछले 3 साल में 4 साल में बल्कि इवन 2018 के बाद से जो डैमेज हो चुकी है, उसके बाद अगर हम 10% से नीचे की ग्रोथ करते हैं या हमारा जीडीपी 400 बिलियन प्लस $400 बिलियन पर एनम प्लस नहीं होता, या पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूं, उस हवाले से बात करूं, तो हमारी कम से कम $1,800 17 1800 $1,800 पर कैपिटा जीडीपी होना चाहिए। अगर हम लोग ये टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं समझूंगा कि हमारी जो मईशत है वो तरक्की की तरफ गामजन है। ये सही। नॉमिनल से फिगर 5%, दीज आर नॉट डिजायरेबल एट दिस लेवल। ठीक है अकमल साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। उमर हयात भी हमारे साथ न्यूज़ इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं। उमर, अब ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $2 अरब के लिए एक बार फिर IMF को वज़ीर ख़जाना दरख्वास्त देने जा रहे हैं। $7 अरब का प्रोग्राम अभी तो अप्रूव हुआ है, अब पाकिस्तान को ये $2 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है वो एक बड़ा इशू है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो 2022 का सैलाब था उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन $30 अरब का नुकसान हुआ, और जिसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो शेयर है, अगर हम क्लाइमेट चेंज में देखें तो वो 1% से भी कम है। तो अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दीगर जो इदारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जो बहाली के काम हैं सैलाब से मुतासर इलाकों की, उनमें अपना हिस्सा डालें। तो इस हवाले से IMF से ये रिक्वेस्ट की जा रही है। और जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग होगी, एक तो यानी आम जो कर्ज है उससे उस फाइनेंसिंग का जो है वो इंटरेस्ट रेट, यानी जो कर्ज का इंटरेस्ट रेट है और फाइनेंसिंग का इंटरेस्ट रेट है उसमें डिफरेंस होगा। ये हमने कोविड में देखा था, $1.38 बिलियन जो कोविड के हवाले से एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत दिए गए थे, तो उसका भी जो इंटरेस्ट रेट था वो 2% से भी कम था। तो अब जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग होगी इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा ये भी कम होगा। इसलिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान को $2 अरब जो है वो मिल सके। और क्योंकि अभी तक हम जितनी जो प्लेजेस हुई थी जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, वो प्लेजेस हमें उस अंदाज में नहीं मिल सकी हैं, और खास तौर पे सिंध के जो मुतासर इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के मुतासर इलाके हैं, उन मुतासर इलाकों में बहाली का काम अब भी हो रहा है और बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो आवाम तक पहुंचाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। लेकिन जो इस वक्त ज़रूरी अमर ये है कि उन लोगों को, जो मुतासरा लोग हैं, उनको शेल्टर चाहिए, यानी उनका घर उनको मिलना चाहिए, और दीगर जो उनकी ज़रूरियात हैं, साफ पानी की फराहमी उन इलाकों को, वो ज़रूरी है। तो इसलिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, और फिर जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं खास तौर पर उनसे निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जरूरत होती है। तो इसलिए बार बार पहले भी दरख्वास्त की गई, और अब एक बार फिर जब जो वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास है, IMF के सालाना इजलास जो हो रहे हैं अमेरिका में, तो वहाँ ये रिक्वेस्ट दोबारा IMF से की जाएगी कि पाकिस्तान को जो है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग। और ये भी बताएगा कि फिर पाकिस्तान पाबंद होगा इस फाइनेंसिंग को, जो भी डॉलर्स की मद में रकम मिलेगी उसको सिर्फ जो सैलाब से बहाली के इक़दाम हैं उन्हीं पर खर्च किया जाए, यानी इस रकम को, इस फाइनेंसिंग को आप अपनी मर्जी के मुताबिक तो किसी और काम में नहीं इन्वेस्ट कर सकते या खर्च कर सकते। बिल्कुल, ये पाकिस्तान पाबंद होगा कि पाकिस्तान जो है इस क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो फंड मिलेगा उसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ही खर्च किया जाएगा, और खास तौर पर रिहेबिलिटेशन का जो अमल है उस पर खर्च किया जाएगा। और वहाँ जो जहाँ भी फिर इस तरह अगर खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में कोई वाकया होता है, कोई आफत आती है, तो उससे निपटने के लिए भी वो फंड जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं मानसून सीजन में अक्सर खबरें आती हैं कि इतने लोग जो है वो सैलाब में उनके घर बह गए, और ये सारी चीजें जो है नजर आती हैं। तो अब ये कॉन्टिन्यूस अमल है, क्योंकि बारिशों का जब सीजन शुरू होता है तो कई ऐसे इलाके हैं जो ज़ेरे आब भी आ जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उसमें अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, उनके घर तबाह हो जाते हैं, मवेशी जो है वो उनके मर जाते हैं।
सैलाबों में बह जाते हैं। तो अब आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो दही इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो अगर जनूबी पंजाब में देखें, इंटीरियर सिंध में देखें, या फिर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें, बलूचिस्तान में देखें, तो वहाँ के लोगों का जो जरिया माश है वो इसी तरह गलाबानी या फिर उन्होंने जानवर रखे होते हैं, तो उन जानवरों को वो न सिर्फ उनका दूध वगैरह फरोख्त करते हैं, फिर या उनको उन जानवरों की फरोख्त भी जो है वो की जाती है। तो इसलिए उनके घर, उनके तमाम जो ज़मीनें हैं या उनकी फसल तबाह हो जाती है, तो हुकूमत उनको इस हवाले से जो है वो फैसिलिटेट कर सकती है। क्योंकि अब ये हर साल कॉन्टीन्यूसली हम देख रहे हैं कि ये हमें प्रॉब्लम्स क्लाइमेट चेंज की वजह से फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, ठीक है उमर, साथ ही रहिएगा, ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन चौधरी साहब की भी इस पर मैं ले लूँ। चौधरी साहब, ये ज़ाहिर है जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का एक पाकिस्तान पर इसके असरात अब नुमायाँ हो रहे हैं और उसके नतीजे में हमें अरबों डॉलर का नुकसान भी हो रहा है, तो ये भी अब एक बड़ा फैक्टर है इस वक्त हमारी इकॉनमी को कमज़ोर करने में। हर साल नहीं तो एक ऑल्टरनेट साल पर एक बड़ा सैलाब इस तरह का आता है जिसमें हमारी इकॉनमी बड़ा पीछे चली जाती है। अब ये इस तरह की क्लाइमेट फाइनेंसिंग की हमें मुस्तकिल बुनियादों पर ज़रूरत पड़ती रहेगी, या इसका भी हमें कुछ ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि कम से कम हमारी इकॉनमी पर इसका वो बोझ ना पड़े जिस तरह हमने पिछले सैलाब में पड़ते देखा है? देखिए, अगर इंटरनेशनली हम बात करें इकोनॉमी के हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से, अब जिन चीज़ों की बात की जा रही है ना, उसमें जो अगर इन्वायरमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ा जो है वो वर्क किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर बड़ा वर्क किया जा रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर वर्क किया जा रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है। कार्बन के हवाले से जो ज़्यादा चीज़ें हैं, जो कार्बन प्रोड्यूस करने में ज़्यादा जो भी इंडस्ट्री है या कोई भी एक्टिविटी जिससे कार्बन प्रोड्यूस हो, उसको नेगेटिविटी के एलिमेंट से देखा जा रहा है, कार्बन क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज से सफ़र हुआ है और पाकिस्तान के वेदर में एक सब्सटेंशियल चेंज आया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक तो सैलाब का तो जो चेंज है वो तो आपको नज़र आ गया ना, कि सैलाब आ गया, लेकिन कई ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अगर गंदम की फसल जो है वो सही नहीं हो पाई, या बेवक्त बारिश की वजह से अगर कपास की फसल को नुकसान पहुंचा, तो ये भी एक लॉस है। तो इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से हुकूमत ने जो पिछली एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसको अनफॉर्चुनेटली वहाँ से तो हमें कोई वादों के मुताबिक पैसे नहीं मिले, लेकिन हमने भी इसको परसू किया। हमारी भी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो आपको पता है सतू पी के सोई रहती है कि भाई अगर किसी ने कमिट किया तो आप उनको फॉलोअप्स करें। इस तरह का ना हमारे कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई मैकेनिज्म है कि जी फला मुल्क ने जो है ना वो हमारे साथ कमिट किया था, हम उनको फॉलो अप करें, उनके साथ कोरस्पॉन्डेंस की डिटेल हो, सब कुछ हो। और मेरे ख्याल में अगर उसको परसू किया जाता तो अगर $10 बिलियन की हमें उन्होंने एश्योरिटीज दी थी, तो कम से कम $5 बिलियन तो हमें मिल जाते। इसी तरीके से आप IMF की जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि IMF से अगर $2 बिलियन की फाइनेंसिंग जो है वो पूरी की पूरी मिलेगी भी, क्योंकि इसमें बड़े सारे इश्यूज हैं। और दूसरे जो हमारे थोड़ा सा ये भी क्लैरिटी कर दीजिएगा कि ये इसको फाइनेंसिंग क्यों कहा जा रहा है? क्या है तो ये कर्ज ही ना, वापस तो ये आपको चाहे 1% या 2% इंटरेस्ट की सूरत में करना ही पड़ेगा ना, तो फिर ये इसका ये टर्म फाइनेंसिंग क्यों इस्तेमाल हो रही है? इसके लिए कोई लोन का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है कि ये कर्जा नहीं है, इसको वापस नहीं करना होगा? नहीं, फाइनेंसिंग बेसिकली कर्जे को ही कहते हैं। मैन वी यूज द टर्म फाइनेंसिंग, इट मीन्स कि हम जो है ना वो लोन ले रहे हैं, तो ये तो है, ये लोन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि अब जो बड़े बड़े ममालिक हैं, अमेरिका, चाइना, इंडिया, जिन्होंने जो है ना वो इस क्लाइमेट को ख़राब करने में जो है वो अपनी भरपूर एनर्जी जो है वो वेस्ट की है, तो अब वो सारे इमदाद तो कर नहीं रहे, उनके पास अपने आर्गूमेंट्स हैं कि जी हम नहीं करते तो कोई और कर लेता। इस तरह के उन्होंने भी आर्गूमेंट्स डेवलप किए हुए, इसलिए वो उन ममालिक को, जो मुतासरा ममालिक हैं, उनकी उस तरीके से मदद करना नहीं चाह रहे। तो एज ए अल्टरनेटिव जो है कि चले जी आप अगर मदद नहीं कर सकते तो हमारी फाइनेंसिंग ही कर दें, हमें थोड़ा सा कम खर्च के ऊपर जो है या कम एक्सपेंस के ऊपर, जो इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो हमारी करें, ताकि हम इन सारी चीज़ों को रिहेबिलिटेट करने में इसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर IMF ये लोन देगा भी तो वो इस चीज़ को लाजमी इंश्योर करेगा कि जिस मकसद के लिए लोन दिया जा रहा है वो मकसद जो है वो पूरा हो, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो इन टर्म्स ऑफ कैश ही हमें दे, बल्कि वो इंश्योर कर सकता है कि प्रोजेक्ट्स पहले बनाए जाएँ और उसकी कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली पे की जाएगी। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी सारे एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहा है, और पानी के मंसूबे, साफ पानी के और दीगर एलिवेशन की तरफ, तो उस तरीके से भी ये फाइनेंसिंग हो सकती है। लेकिन उसके लिए हुकूमत को जो है वो मेरे ख्याल में एफर्ट
एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, ख़ास तौर पे हुकूमत से नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है उनको जो है वो कंसेक्यूटिव जो है वो फॉलोअप्स करना पड़ेंगे ताकि जो है फ्रूटफुल रिजल्ट से सामने आ सके। ठीक है, तो उमर अब ये अगर ये लोन मिल भी जाता है, ये फाइनेंसिंग हो भी जाती है, तो इसको वापस करने के कितने इम्कानात होंगे? चूँकि इसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ तो नहीं होगा, इससे हम किसी सेक्टर की जनरेशन में तो नहीं इजाफा कर रहे, इससे हमारी कोई एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ेंगी, बल्कि ये तो एक रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में ये पूरा का पूरा अमाउंट खर्च होगा। तो फिर इसको जब वापस करने का वक्त आएगा तो वो हम किस तरह से इसको वापस करेंगे? देखिए, इसमें जो एक इस तरह की जो भी फाइनेंसिंग होती है वो लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग होती है, और उसमें वो आप ऐसे एकदम इसको वापस नहीं करते, बल्कि आप इसको जो है वो तकरीबन किस्तों में जो है वो इसकी वापसी होती है और इसकी बाकायदा किस्तें होती हैं। और इस तरह की जो फाइनेंसिंग होती है उसमें सबसे बड़ा आपको एक एज ये हासिल होता है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है, और जिस फाइनेंसिंग का इंटरेस्ट रेट कम हो तो डेफिनेटली अब आपको मतलब आपका पीएसडीपी आपका 1400 अरब का था, 1500 अरब का था, आपने कम करके उसको 1100 अरब पे कर दिया। अब मजीद आप उसको कम करेंगे तो उस तरह अगर आपको एक फाइनेंसिंग मिलेगी तो आपके जो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, खास तौर पर जो रिहेबिलिटेशन के लिए हैं, वो इससे इफेक्ट नहीं होंगे, और एक जो तरक्की का अमल है वो जारी रहेगा। ये भी एक इसका फायदा होता है। अब हमने 200 अरब रुपए एक दफा काटा, पीएसडीपी से 50 अरब रुपए एक दफा काटा। अब हम मजीद अगर हमारे एफबीआर अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो मजीद टैक्सों का बोझ डालने से जो है वो बजाय मजीद टैक्सों का बोझ डालने के बजाय अब मजीद जो है वो पीएसडीपी मंसूबों पर कट लगाना पड़ेगा। अब मेजॉरिटी जो मंसूबे हैं उस पर रिहेबिलिटेशन के कुछ मंसूबे भी हैं, तो उनको इस फाइनेंसिंग के जरिए जो है वो बाकायदा तौर पर एंटरटेन किया जा सकेगा। तो इसलिए ये जो कर्ज लॉन्ग टर्म कर्जा होता है, क्योंकि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के जो भी लोन्स हैं या पेरिस क्लब के लोन्स हैं, ये लोन्स तकरीबन जो है लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग होती है, और इसमें आपको किस्तों में इस कर्ज को वापस करना होता है और बोझ आप पर उतना नहीं पड़ता जैसा कि हम दूसरे जो कर्ज हैं, हम दोस्त ममालिक से जो बायलैटरल हमारे जो कर्जे होते हैं तो उसमें हमें क्योंकि वो हमें यकदम वापस करने होते हैं, और जितना अमाउंट हमने लिया है उतना ही हमें वापस करने होते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बार बार जिस भी मुल्क से पाकिस्तान ने कर्ज लिया है, चीन से लिया है, मुत्तहिदा अरब इमारात से लिया है या सऊदी अरब से लिया है, तो उस कर्जों के लिए हमें रोल ओवर पे जो है वो जाना पड़ता है, और फिर रोल ओवर पे मजीद जो है वो नेगोशिएशंस और ये तमाम चीजें होती हैं। तो इस तरह की जो फाइनेंसिंग है उसको हम उसके लिए हमें रोल ओवर वाली साइड पे नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए बेहतर यही है कि एक अच्छी हमें फाइनेंसिंग अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है खास तौर पर, और खास तौर पर रिहेबिलिटेशन के अमल के लिए, तो ये मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम इस तरफ ही जाएं, हम लॉन्ग टर्म जो लोन्स हैं उसकी तरफ जाएं, बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म लोन्स जिनका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है और उसके साथ साथ वो हमें फौरी तौर पर जो है वो वापस भी करने होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर हयात और चौधरी मोहम्मद अख्तर मौजूद थे, दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ हुकूमत आईपीपीज़ के साथ 18 आईपीपीज़ के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है, उन्हें टेक एंड पे के बाद टेक और पे की जगह टेक एंड पे के फॉर्मूले पर लाने की कोशिश कर रही है ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आई है, प्रोटेक्टेड सार्फिन को जो 2 माह के लिए रिलीफ दिया गया था अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, चूँकि सब्सिडी की अनाउंसमेंट की गई थी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, वो वक्त ख़त्म हुआ है। और अब जब अगले माह बिजली के बिल इन प्रोटेक्टेड सार्फिन को मिलेंगे तो उन्हें जो नॉर्मल यूनिट रेट है, जो टैरिफ है, 9 रुपये 29 पैसे के हिसाब से ही वो बिल अदा करने होंगे। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो एक तरफ आईपीपी से बात हो रही है कि पूरे मुल्क के लोगों को रिलीफ दिया जा सके, टैरिफ में कमी लाई जा सके, और जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे उनको जो ये रिलीफ एक शॉर्ट टर्म दिया गया था उसमें बजाय इसके कि इजाफा किया जाता, चूँकि अब तो वैसे भी जो यूनिट्स का इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा, लागत और इस्तेमाल बिजली का कम हो जाएगा, तो ये रिलीफ क्यों नहीं उनको कंटिन्यू किया जा रहा, क्या समझते हैं? जी अस्सलामुअलैकुम। मैं ये समझता हूँ कि आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर ही जवाब है। आपने कहा कि अभी सर्दियों में कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फिस्कल सिस्टम है टैरिफ सेटिंग का, फिस्कल सिस्टम ये है कि जिसमें बहुत हैवी कैपेसिटी चार्जेस शामिल होते हैं, और जो कंजम्पशन आपकी कम होती है, आपके एवरेज कैपेसिटी चार्जेस तो क्योंकि वो फिक्स अमाउंट है, वो नानी केस आपको देने हैं, तो एवरेज यूनिट जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये होगा, बजाय इसके कम होने के ये इसमें और बढ़ने का चांस इसलिए ज़्यादा है
कि ज़ाहिर है कंजम्पशन कम होगी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ये वाला मेरे पास जवाब नहीं है कि गवर्नमेंट क्यों ये बेनिफिट एक्सटेंड नहीं कर पाई 2 महीने के बाद। ये बेनिफिट था भी या नहीं था, ये भी एक और बात है। ये ज़्यादा पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा था, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इस ब्रैकेट में आते ही नहीं। उसमें बहुत सी कंडीशंस अटैच थी। एक यूनिट भी आपकी उस खास ब्रैकेट से अगर आउट होगी तो आप यू आर आउट ऑफ दैट बेनिफिट। वो किसी को मिला है या नहीं मिला, एटलीस्ट जो एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो मेरे साथ कनेक्टेड है, सम हो, मेरे नॉलेज में तो ऐसा है ही नहीं है, लेकिन ज़रूर मिला होगा कोई लोअर लेवल पे जो विलेजेस के अंदर जिन लोगों की बहुत कम कंजम्पशन है, शायद ज़रूर मिला उनको। लेकिन ये देना चाहिए, देखिए ये देना चाहिए, अपनी एफिशिएंसी बेहतर करके देना चाहिए। आपकी जो अनड्यू एक्सपेंसेस हैं उनको कम करके फोकस वहाँ पे आना चाहिए, तो ये बेनिफिट बिल्कुल दिया जा सकता है। गवर्नेंस का मकसद ही अवाम को बेनिफिट देने का होता है। अगर अवाम को बेनिफिट किसी तरह से ये नहीं दे पा रहे तो गवर्नमेंट तो फिर नहीं हो रही। मैं तो बड़ी आजिज़ी के साथ ये गुजारिश तो आरिफ साहब, वो महीने जहाँ पीक इस यूजेज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहाँ तो ये 2 महीने के लिए दे दिया, लेकिन अब जब मौसम की तब्दीली के बाद इस्तेमाल ही कम हो जाएगा तो ये रिलीफ भी फिर कम हो जाता ना हुकूमत की तरफ से। अगर उन्होंने पहले कोई 45-50 अरब की सब्सिडी अनाउंस की थी तो वो हाफ या हाफ से भी कम फिर इन महीनों में हो जाती। तो ये तो आसान था पहले की निस्बत हुकूमत के लिए प्रोवाइड करना। आपका ये गेस्टिमेट भी ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मैं अब थोड़ा सा हुकूमत की बात करूं या उनके ब्याह पे बात करूं तो वो ये है कि क्योंकि कंजम्पशन कम हो जाएगी और आपके कैपेसिटी चार्जेस वही रहेंगे, तो इसलिए हुकूमत को जो है ना वो पहले से ज़्यादा गैप लगेगा इसकी टोटल जो जिसको कहते हैं ना नेट इफेक्ट हुकूमत को पहले से भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, ऑल दो कंजम्पशन कम हो जाएगी। सो ये अजीब फिक्स ऐसी पोजीशन पे है। वी डोंट वांट टू बेसिकली look into this matter, we don't want to look into this mess comprehensive। एक तरफ हम एक कोने को पकड़ लेते हैं, बाकी 3 कोने इफेक्ट हो जाते हैं। सो मेरे कहने का ये है कि कोई भी पॉलिसी है पहले वो बेनिफिट देने वाली पॉलिसी को भी गौर कर लेना चाहिए, अभी विड्रा करने वाली पॉलिसी को भी बहुत गौर करके इसके नंबर क्रंचिंग करके सिमुलेशन करके फिर देखना चाहिए कि हमें ये बेनिफिट कंटिन्यू करने में बेनिफिट है या गवर्नमेंट उसमें अगर विदाउट एनी सब्सटेंशियल लॉस या सब्सटेंशियल डिफरेंस अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकती है तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट जहां भी मिल सकता है देना चाहिए। ठीक है। और आरिफ साहब, ये आईपीपीज के साथ जो मामला चल रहा है उसमें टेक और पे हो या टेक एंड पे हो, एक एंड कंज्यूमर को तो रिलीफ चाहिए। अब ये रिलीफ आपको कोई मेजर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? ये वो 18 आईपीपीज हैं जिनके एग्रीमेंट्स 94 या 2002 में स्टार्ट हुए और अब ये अपने एंड की तरफ जा रहे हैं। जो 2014, 15, 16 में जो आईपीपीज स्टार्ट हुए हैं उनके साथ क्यों कहीं कोई नेगोशिएशन नहीं हो पा रही है? देखिए, फिर ये मेरा बिल्कुल कंटिन्यूइंग एक स्टांस है, वो ये है कि गवर्नमेंट गलत डायरेक्शन पे या मिस गाइड करने के लिए पब्लिक ओपिनियन एक तरफ लगाने के लिए इन चीज़ों पे लगी हुई है। टेक एंड पे हो, टेक आर पे हो या कैपेसिटी चार्जेस कम करें या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें, ये सिर्फ एक नुक्ता है या एक पहलू है एक पूरी इक्वेशन का। जो इस इक्वेशन का जो मेजर जो जिसका सेगमेंट है वो ये है कि आपकी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन की कास्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड द लॉसेस, थेफ्ट, माल एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी अनड्यू जिसको कहते हैं ना कंपनियों के खर्चे, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को भी कि खुदारा साइमल्टेनियसली उस सेगमेंट पे ज़्यादा आप जोर दें। उसकी वजह यह है कि यूनिट कास्ट जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है, आपकी इवन व्हीलिंग कास्ट भी ज़्यादा है। अगर आपने ये जो अभी रिसेंटली आपने कहा जी हम इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं या इसको मार्केट क्रिएट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर, वो इतनी आसानी से क्रिएट नहीं होगी, और अगर होगी तो पता नहीं 10-15 साल हमारी ज़िंदगी में होती भी है कि नहीं। दूसरी तरफ वजह क्या है उसके ना होने की वजह यह है कि आपकी बिलिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। इन कंपनीज की जो इस ट्रांसमिशन सिस्टम को मैनेज करते हैं उनकी अपनी एफिशिएंसी नहीं है। अब इन एफिशिएंसी की कास्ट प्राइवेट सेक्टर अगर देगा तो वो तो ज़ाहिर है वो यही उसका असर होगा कि जी जो एक साइड है जो जिसको कहते हैं ना इजी टारगेट है इन ए वे, कि जब आपको मुश्किल वक्त में आपने ये आपकी अपनी इनएफिशिएंसी है कि अगर आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अगर इन्वेस्टर्स के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं मुश्किल वक्त में, आपने खुद अपनी स्पीड बिल से किए हैं, आपको उस वक्त कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए थी, आपको उस वक्त कमर्शियल टर्म्स पे बड़ा सोच समझ के आपको एग्री करना चाहिए था। लेकिन चलें फिर भी आपका वो एक साइड है कॉन्ट्रैक्ट, जो भी इनएफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट हैं
जो ज़्यादा आर्श है उनको ज़रूर टर्मिनेट कर दें, टेक और पे कर दें, रीनेगोशिएट कर दें, पर साइमल्टेनियसली बल्कि उससे भी पहले प्लीज़ आप जो है अपनी कास्ट कम करें, आप अपनी एफिशिएंसी बेहतर करें, लॉसेस कम करें, सिस्टम्स को इम्प्रूव करें विदाउट इंक्रिंग मेजर कास्ट, ओनली देन देयर विल बी सम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। साहब ये टास्क फोर्स जो सजेशंस आप दे रहे हैं तो ये इन चीज़ों पर तो नहीं काम करती हुई नज़र आ रही, लॉसेस में तो कहीं कोई कमी या एफिशिएंसी बेहतर होती या मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, अब मैं तो बिल्कुल ये चैलेंज नहीं करना चाह रहा कि टास्क फोर्स के लोग कितने कंपिटेंट हैं या इनकम्पिटेंट हैं, लेकिन बात यह है कि नीयतें सबकी ठीक हैं कि नहीं है, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वो मतलब ये कैसे कॉम्पिटेंसी या इंटेंशन के साथ एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है ना, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है यानी एक्सपर्टीज है नहीं है। देखिए वो बिल्कुल सही बात है, बात यह रेलेवेंट एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक कॉमन सेंस रखने वाला बंदा, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो किसी भी बिजनेस को अगर मैनेज करता है तो वो ये इलेक्ट्रिसिटी के एटलीस्ट जो बॉटम लाइन जो होती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उसका लॉस उसको तो समझ ही सकता है, ठीक है ना। सो अगर वो उसको समझ सकते हैं तो डिसीजन, सेंसिबल डिसीजन ये जरूर ले सकते हैं अगर कलेक्टिवली, क्योंकि ये टीम को ये जो नेगोशिएशन टीम जो है वो किसी एक डिसिप्लिन के लोग तो नहीं होते ना। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपके टास्क फोर्स की इंटेंशन, कॉम्पिटेंस और एक्सपर्टीज के नतीजे में लोगों को कितना रिलीफ मिल पाता है, आने वाले दिनों में इस पर आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।